गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूंजी मूल्यांकन की जो है वो समरी समायोजित विधियों में आंतरिक प्रत्यय दर विधि के बारे में बताऊंगी। इस विधि को हम अनेक नाम से जानते हैं: अपलेखित रोकड़ प्रवाह दर विधि, समरी समायोजित प्रत्यय दर विधि, उत्पादकता दर विधि, पूंजी की सीमांत दक्षता विधि और प्रतियोजना प्रत्यय दर विधि। तो प्रत्यय दर क्या होती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यह वह दर होती है जिसे किसी परियोजना की वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह का वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान विनियोग मूल्य के बराबर किया जाता है। मतलब जिस दर पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का वर्तमान मूल्य बराबर हो जाता है वह दर क्या कहलाती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो इस विधि के प्रयोग में सर्वप्रथम परियोजना में विनियोजित की जाने वाली राशि तथा उस परियोजना से प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाह का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात उनको किसी दर से अपलेखन किया जाता है, डिस्काउंटिंग रेट जो जनरली इंटरेस्ट रेट होती है, और उसके आधार पर हम वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं और वह दर निकालते हैं जिस पर कि वे दोनों बराबर होते हैं। यही वे दर इच्छित दर और जो बाधा दर होती है के बराबर या अधिक है तो परियोजना को स्वीकार कर लेते हैं अथवा उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। और जो बहुत सी परियोजनाएं होती है तो जिसकी दर सबसे कम ज़्यादा होती है उसको प्रथम स्थान पर रखा जाता है और जिसकी दर सबसे कम होती है उसको लास्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो आंतरिक प्रत्यय दर की गणना जो है वो निम्न प्रकार से की जाती है। अगर प्रतिवर्ष रोकड़ समान है, ठीक है, अगर हमें जो कैश इनफ्लो प्राप्त हो रहे हैं, कैश इनफ्लो जो प्राप्त हो रही है, इनकम प्राप्त हो रही है प्रतिवर्ष, अगर वो समान है तो उस स्थिति में हम पीवी फैक्टर निकालते हैं। और पीवी फैक्टर निकालने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रारंभिक विनियोग है, उसको हम वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह से भाग दे देते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो से। और पीआई फैक्टर निकालने के बाद जो वर्तमान मूल्य की जो वार्षिक की सारणी है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टेबल्स जो होती हैं उसकी सहायता से हम उस वर्ष को देखेंगे जिसके सामने की जीवन उस में उतने वर्ष में जितनी उसकी लाइफ है प्रोजेक्ट की तो जिस दर के सामने यह कारक पाया जाता है वह दर ही क्या कहलाती है? आंतरिक प्रत्यय दर। जिस मतलब जितने वर्ष हैं उसकी, जैसे 7 वर्ष है तो 7 वर्ष में जो पीवी फैक्टर के सामने जिस रेट पर ये प्रेजेंट जो पीवी फैक्टर है उसके बराबर होता है वो उसकी क्या कहलाएगी? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उदाहरण के लिए जैसे निम्न आंकड़ों से परियोजना की आंतरिक प्रत्यय दर ज्ञात करनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000, एनुअल कैश फ्लो है 2,637.83 और प्रोजेक्ट लाइफ है 5 साल। तो सबसे पहले हम पीवी फैक्टर निकालेंगे क्योंकि इसमें जो हमारा हर साल जो प्राप्त हो रहे हैं वो एनुअली जो प्राप्त हो रही है कैश इनफ्लो सामान है वो 2,637.83। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, इसको हमने एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड किया तो क्या है? 3.795। तो ये हमारा पीवी फैक्टर है। अब जो हमारे पास एन्युटी टेबल्स है प्रेजेंट वैल्यू की, उसमें हम देखते हैं वार्षिक सारणी जो बोलते हैं 5 वर्ष के सामने 3.79 को देखने पर यह 10% जो है उस ब्लॉक में, उस खाने में पाया जाता है, 10% वाले में 5 वर्ष के सामने। तो यह क्या कहलाएगी? हमारी आंतरिक प्रत्यय दर। तो ठीक है। कई बार पर यह होता है कि आवश्यक नहीं होता कि जो हमने पीवी फैक्टर निकाला है वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो वार्षिक की सारणी है किसी खाने से मिल जाए। ऐसी स्थिति में ये मतलब यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उन 2 दरों का चुनाव करते हैं जिसके बीच में ये पीवी फैक्टर पाया जाता है और इन अनुमानित दरों के आधार पर हम जो है कैश इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको निम्न सूत्र की सहायता से हम फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? फॉर्मूले में हम जो निकालने के लिए जो हमारा जितना हमारे आर है अगर हमें निकालनी है इंटरनल, तो LDR जो हमारी लोवेस्ट रेट हमने ली है, जैसे 2 खाने तो जैसे एक 10 है एक 12, तो लोवेस्ट होगी 10 और हाईएस्ट होगी 12। तो लोवेस्ट रेट लेंगे प्लस जो हमारा बच जाता है, मतलब जितनी हमारी इसकी इन्वेस्टमेंट से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जितनी कम है तो उसका डिफरेंस ले लेंगे और नीचे LDR और HDR का डिफरेंस ले लेंगे उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू का और रेट। फिर उसके आधार पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्या निकालते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। ठीक है। जैसे कि एक परियोजना से संबंधित निम्न सूचनाएं हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, एनुअल कैश फ्लो 4,000 है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है? 3,000 है। तो इसमें जो समान है इसलिए इसमें हमने 10,000 को 4,000 से डिवाइड किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो हमारा पीवी फैक्टर कितना है? 2.5। अब सारणी में हम देखते हैं कि 30 वर्ष के सामने अगर 2.5 को देखेंगे तो ये 8% और 10% के वर्तमान मूल्य कारकों में 2.577 है और 2.487
है, मतलब 2.5 इन दोनों के बीच में आएगा, 2.57 और 2.487, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम ये दो देख लिए हमने, 8 और 10। अब इस पर हम कैश इनके मध्य स्थित है, तो सबसे पहले इसके अब हम इसके आधार पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश इनफ्लोज की, ठीक है। तो लाइफ कितनी है 3 साल बाद, तो 4,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 4,000 को 3 साल बाद जो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 2.577 तो कैश इनफ्लो कितना है 10,308। और 10% पर अगर देखते हैं तो यह है 2.487 3 साल बाद, और 4,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 9,948। इसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटा देंगे तो 8% पे कितनी आ जाएगा 10,000 घटाने पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 308 आ गया, जिसे हम रेजिड्यू बोलते हैं। और डिस्काउंट 10 पे करने के बाद ये माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा कैश इनफ्लो जो कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये कितना रहेगा -52। अब आर निकालेंगे, LDR लोवेस्ट कितनी है 8%, प्लस रेजिड्यू कितना रह गया, हमें कितना चाहिए टोटल 10,000, तो हमारा रेजिड्यू ऑफ LDR कितना रह गया 308, ठीक है। और उसके बाद जो रेजिड्यू ऑफ LDR 308 है और SDR कितना है 52, तो -52 ले लिया, और रेट 10% और 8% है जिसके बीच में हमें निकालना है। तो इस तरह से हमारा ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये कितना आ जाएगा 8% में, और 308 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 360 से 2% से मल्टीप्लाई 360 से डिवाइड करेंगे तो 1.7, तो टोटल कितना गया 9.71%। तो इस प्रकार से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं जब हमारे पास जो टेबल से जो वैल्यू है पीवी फैक्टर मैच नहीं करती, तो हम बीच की कोई भी दर ले लेते हैं जिनके बीच में ये वैल्यू मध्य स्थित होती है, और उसके आधार पर हम इंटरनल रेट निकालते हैं, ठीक है। अगर प्रतिवर्ष अगर रोकड़ कैश इनफ्लो की राशि अगर समान नहीं है, असमान है, तो उस स्थिति में हम एवरेज लेंगे, सारी जितनी भी कैश इनफ्लोज है उनको जोड़ देंगे, और जितनी लाइफ है प्रोजेक्ट की उसे डिवाइड करते हुए एवरेज एनुअल कैश फ्लो निकालेंगे। और जिस तरीके से जैसे हमने पहले किया है उसी तरीके से हम इंटरनल रेट निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको बताया पीवी फैक्टर निकाल देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो से, और फिर वर्तमान मूल्य कारक को वार्षिक सारणी में देखेंगे जहाँ पर वो स्थित है। इसके आधार पर हम अगर करके उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात निकालेंगे कैश इनफ्लो का। यदि प्रारंभ मूल्य की तुलना की जाती है, यदि बराबर है तो वही दर प्रत्याय दर होगी, यदि बराबर नहीं है, रोकड़ अंतर्गत राशि से कम है, तो अपेक्षा की नीची दर का प्रयोग करेंगे। यदि रोकड़ जो हमने ज्ञात किया है कैश इनफ्लो का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विरोध राशि से अधिक है, तो अपेक्षाकृत ऊंची दर का प्रयोग करेंगे ताकि वो वैल्यू थोड़ी कम आ जाए। और जब परियोजना की रोकड़ वर्तमान मूल्य प्रारंभिक दर के बराबर नहीं हो जाते, तब तक हम भूल सरल विधि के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान मूल्य सारणी में दी गई किसी भी दर के आधार पर हम परियोजना की कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ज्ञात करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो पहले सूत्र हमने जो अंतर्गणन सूत्र जो है ये रेजिड्यू वाला सूत्र, इसके आधार पर हम इंटरनल रेट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर यह विधि जो है यह विधि है, इस विधि से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो यह जो विधि है बेस्ट विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में न्यूनतम जो वांछित प्रत्याय दर से अधिक होने पर ही परियोजना का चुनाव किया जाता है। तो इससे अंशधारियों की जो एसेट्स है और उनके लाभों में वृद्धि होती है। जोखिम तथा अनिश्चितता का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अपेक्षित जो प्रत्याय दर है उसको निर्धारित करते समय हम जोखिम का भी ध्यान में रखते हैं। तुलनात्मक लाभदायिता के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रस्ताव में सबसे ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है उसको हम चुनते हैं। समय कारक का ध्यान रखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालकर कैश इनफ्लोज की, और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। संपूर्ण जीवन काल पर विचार किया जाता है परियोजना की, और पूंजी लागत इसमें आवश्यक नहीं होती कि पूंजी लागत क्या हो उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल वांछित प्रत्याय दर के आधार पर ही हम निर्णय ले लेते हैं। इस दर की सबसे बड़ी जो हानि है, डिसएडवांटेज है, वो है कि एक समझने में कठिनाई आती है, थोड़ा निर्णय लेने में कठिन है, क्योंकि असमान रोकड़ की दशा में क्योंकि उसमें हम केवल एवरेज लेते हैं तो ये समस्या आती है। और अनिश्चितता कि इस संस्था को रोकड़ अंतर्वाह का पुनः वियोजन करने से प्रत्याय दर आय के प्राप्त होती है, किंतु रोकड़ का अनुमान बिक्री लागतों के अनुमान पर आधारित होता है जो स्वयं अनिश्चित हो सकते हैं। तो थोड़ी ये विधि जटिल भी रहती है। और यह विधि जो शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि से भिन्न है, जिसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से दोनों में समानता तो यह है कि दोनों में समायोजन प्रत्याय दर पर आधारित है। दोनों में कैश इनफ्लोज का हम समायोजन करते हैं
उनकी प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर निर्णय लेते हैं। और दोनों में केवल अंतर इतना है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में वर्तमान मूल्य के लिए प्रत्याय दर पहले से ही ज्ञात होती है, जबकि प्रत्याय दर की आंतरिक दर विधि में प्रत्याय दर ज्ञात नहीं होती। हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं और जिस दर पर परियोजना की रोकड़ अंतर्गत का वर्तमान मूल्य परियोजना की लागत के बराबर हो जाए उसके आधार पर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं और उसको वांछित दर से तुलना करके निर्णय लेते हैं। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर चर होता है, मतलब ये गिवन ही होती है, जबकि प्रत्याय की अंतर विधि में यह अज्ञात चर होता है। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि द्वारा प्रत्याय की दर विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों पर देय ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करती है, अर्थात विनियोग के लिए प्राप्त कोषों की लागत इस दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि बताती है कि किसी परियोजना में अधिकतम कितनी राशि विनियोजित की जाए जिससे परियोजना से प्राप्त आय इसमें लगी पूंजी पर ब्याज दर सहित भुगतान के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, अब हम इसमें डिस्काउंटेड पे बैक मेथड जो है उसका करेंगे अपलिखित अपहारित अदायगी विधि। जैसे हमने पे बैक पीरियड के बारे में अध्ययन किया था, इसमें पे बैक पीरियड मतलब जिसमें परियोजना से प्राप्त इन्वेस्टमेंट कितने समय में प्राप्त होगी उसके आधार पर हम पे बैक मेथड का अध्ययन करते हैं। इसमें केवल इस विधि में केवल इतना अंतर है कि उसके अंतर्गत हम जो है वो हम लेते हैं कैश इनफ्लोज लेते हैं और इसमें लेंगे कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये जो विधि है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और पे बैक मेथड दोनों का मिश्रण है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि और पे बैक पीरियड का मिश्रण है, क्योंकि इसमें समय तत्व का भी ध्यान रखा जाता है और अदायगी अवधि की गणना भी की जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक मेथड, अपलिखित अपहारित अदायगी विधि। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो निकालते हैं वो कैश इनफ्लो के आधार पर निकालते हैं। कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेकर उसमें हम निकालेंगे। सर्वप्रथम परियोजना से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले शुद्ध जो कैश इनफ्लो उनकी गणना करेंगे। परियोजना से प्रतिवर्ष प्राप्त शुद्ध कैश इनफ्लो की वांछित जो दर है, प्रत्याय दर जो है, उसके आधार पर हम कैश की जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम अपलिखित, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज बोलते हैं। और परियोजना से प्रतिवर्ष प्राप्त जो रोकड़ अंतर है उस समय तक संचय करते रहेंगे जब तक कि वो उनका योग विनियोजित राशि के बराबर नहीं हो जाता। और जिस वर्ष बराबर हो जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा पे बैक पीरियड, अपलिखित अदायगी अवधि। और यदि बटाकृत रोकड़ का संचय किसी भी वर्ष विनियोजित पूंजी से बराबर नहीं होता तो हम निम्न सूत्र को प्रयोग में लाएंगे, N+R+C। N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स वो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फुली रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए। उसके बाद अगर 4 वर्ष के सपोज है 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष में भी हमें कुछ अमाउंट चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर करने के लिए कैश इनफ्लो को, तो उसमें जो रिक्वायर्ड जो बैलेंस बचा है वो R और प्लस जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, जितनी उसकी कैश इनफ्लोज है, जो जैसे 5वां साल है तो उसकी जितनी है जिसका हमें बैलेंस लेना है, तो उसका हम टोटल कैश इनफ्लो, इसको एक उदाहरण की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। सुहानी सलोनी प्रोडक्ट 50,000 रुपये की लागत की एक परियोजना पर विचार कर रही है। परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतव्यय इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर में 2,000, सेकेंड में 15, 3 में 15, 4 में 10 और 5 में 10। विनियोजित पूंजी पर वांछित प्रत्याय दर कितनी है, 10%। और परियोजना की अपलिखित अदायगी अवधि ज्ञात करनी है, हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो ईयर्स गिवन है 5 साल, कैश इनफ्लो है 20, 15, 15, 15, 10। प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, 0.90 है। 10% पर 1 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये हम जो जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही बताया कि जो हमारी टेबल्स जो होती है प्रेजेंट वैल्यू और ₹1 उन टेबल की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो एक फार्मूला भी है जिसमें हम लोग टेबल की सहायता से निकाल सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया ही था कि P1 को 1 + i⁴n के आधार पर हम निकाल सकते हैं। i का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और n जो नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके आधार पर हम निकालते हैं। प्रोजेक्ट N1, 2, 3 हर जितने साल की निकाले, 1 की तो 1, 2 की 2, 3 तो 3 लेंगे, 4 साल की प्रेजेंट निकाली तो 4 लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये टेबल की सहायता से हम आसानी से हमें पता हो जाती है, टेबल्स गिवन सी होती हैं हमें और इनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो 1 के प्रेजेंट 9.09, 1 रुपये की जो 2 साल बाद प्राप्त हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू, उसकी कितनी है प्रेजेंट वैल्यू 8.26। और 3 साल बाद जो 1 रुपया प्राप्त होगा 7.51। 4 साल बाद जो प्राप्त हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 6.83। और 5 साल बाद
जो ₹1 प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू 0.621। तो 5वें साल में जो भी 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, एक की 0.621 है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.21 से, कितनी रहेगी 6,120। इसी तरह से एक साल बाद जो कैश इनफ्लो प्राप्त हो रहे हैं वो 20,000 है और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी 0.90, इसे मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे 18,180। इसी प्रकार हर साल की जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो पहले साल की 18,180, 12 दूसरे साल में 12,390, चौथे साल में, पाँचवें साल में 6,830 और पाँचवें 6, इन सबको जोड़ लिया। इनको क्यूमुलेटिव कर लेंगे। पहले साल 18,180 है, उसमें दूसरे साल की जोड़ेंगे 30,570, तीसरे की जोड़ेंगे 11,625 जोड़ेंगे तो 41,835, चौथे साल की जोड़ेंगे तो 48,665 और पाँचवें की जोड़ेंगे तो 54,875। और इसकी जो प्रेजेंट जो कैश कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, तो हमें 50 साल चाहिए, तो 4 साल तक तो हमें 48,000 पूरे 4 वर्ष चाहिए उसको जो 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए कैश इनफ्लो के थ्रू। और 5वें साल में क्योंकि 54,000 जो है 6,120 है, तो हमें 50,000 के लिए सारा नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम फ्रैक्शन चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, 4 प्लस कितना चाहिए 48,635 और 50,000 चाहिए, तो 50,000 में 48,635 घटाए तो कितना आ गया 1,335। तो 5वें साल में जो जितनी हमें 1,335 प्राप्त चाहिए उतना टाइम पीरियड ही लेंगे और उसको टोटल जो पूरे साल में प्राप्त हो रहे हैं वो 6,120 है। इससे डिवाइड करके इनटू इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मंथ्स 11 दिन। तो हमें जो इसकी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है वो कितना 4 ईयर्स 2 मंथ 11 डेज। तो इस परियोजना में जो कैश इन्वेस्टमेंट किया गया है 50,000 का वो हमें 4 साल 2 महीने 11 दिन बाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस विधि के लाभ यही है कि इसे अंतर्व्ययों पर विचार किया जाता है। दूसरा, वांछित दर्शकों का अपलेखन करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और इस विभिन्न परियोजनाओं के पे भी विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, और यह विधि अधिक थोड़ी जटिल है और इसमें जो कितना सही वर्तमान मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है क्योंकि डिस्काउंट रेट कितनी ऊँची चाहिए इसका निर्णय करना बड़ा वांछित प्रत्याय दर जिसे हम कहते हैं उसको निर्धारण करने में कठिनाई आती है। थैंक यू।